हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 12 चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट उसका फंडामेंटल ऑफ अकाउंट देखते हैं। तो उस चैप्टर के हिसाब से हमें सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देखना होगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए कैपेबल हों, जब दो से ज़्यादा लोग किसी भी लीगल बिजनेस को करने के लिए कैपेबल हों और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होना चाहिए कि वो बंटवारा किस हिसाब से करेंगे अपने प्रॉफिट का। अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट होता है या लॉस भी होता है तो वो उसका बंटवारा किस रेशो के अंदर करेंगे, 1:1 में करेंगे, हाफ करेंगे, या 2:3 में करेंगे, या 2:4 में करेंगे। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो भी उनका क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो यही हमारी चीज़ क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। अब इसको मैंने अपने शब्दों में तो समझा दिया आपको, मगर इसका सही मीनिंग क्या है वो हमको दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है। इसका सही मीनिंग देखिए, जानते हैं इसका सही मीनिंग क्या है। जैसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है, ये एक रिलेशनशिप है, ये आपसी संबंध है किस के बीच में, पर्सन के, जो आपस में बंदे काम करेंगे उनके बीच में संबंध है, जो किसी बिजनेस को करने के लिए कैपेबल होंगे। या तो उनके अंदर से एक काम करे या फिर सारे के सारे उसके अंदर क्या हों, इन्वॉल्व हों। बहुत सी बार क्या होता है बिजनेस के अंदर, जैसे 2-3 लोग हैं, दो बंदे हैं, एक बंदे ने कहा कि भाई देखो मेरा तो टाइम नहीं लगता बिजनेस के अंदर, वो कोई और किसी और एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व है, तो उसने कहा कि भाई मैं बिजनेस के अंदर ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसा है, आप ही बिजनेस को क्या करो, रन करो। तो कोई बात नहीं, वो भी क्या करेगा, बिजनेस को रन करेगा, मगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उन्होंने बता रखा होगा एक दूसरे को, वही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर वे दोनों ही बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों ही पूरी तरीके से उसके अंदर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी उसके अंदर क्या हो, इन्वॉल्व हो, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से एक क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी एक्टिव नहीं है बिजनेस के अंदर, इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस के अंदर, तो वो फिर पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, वो फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ये बात किसने कही, ये बात बताई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अंदर बताया गया है। तो आशा करते हैं ये बात आपकी समझ में आई होगी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूँगा। अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है या इसके अंदर आपको कुछ पढ़ना है कि टू और मोर पर्सन के अंदर क्या लिखा हुआ है, या एग्रीमेंट के अंदर क्या है, या लॉफुल बिजनेस के अंदर क्या है, वगैरह वगैरह क्या लिखा हुआ है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको जो आपके पास बुक है, जैसे कि आपके पास NCERT हो या TS ग्रेवाल हो या इसके अलावा और भी बुक हो, उस बुक
को आप रीड कर सकते हैं, उसके अंदर सारी बातें यही चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। बस मैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूँगा कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले आता है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, देखो बिजनेस या पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप होती है उसको करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। अगर बिजनेस यानी पार्टनरशिप सिर्फ एक बंदा करता है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो फिर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी, जो कि आपने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर करा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट वाला। तो वो आपका वो वाला बिजनेस कहलाएगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप का फीचर क्या है या पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना क्या होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। और उन दो या दो से ज़्यादा तो होने ही चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मना कर रखा है कि आप इस तरह के लोगों के साथ में बिजनेस नहीं कर सकते या पार्टनरशिप नहीं कर सकते, यानी उनको अपनी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि माइनर पर्सन, माइनर पर्सन वो बंदा जिसकी उम्र अभी 18 साल पूरी नहीं हुई है, यानी वो अभी 18 साल से छोटा है, अभी बच्चा है। तो इस तरह के इंसान के साथ में, इस तरह के बंदों के साथ में भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी वो इंसान जो पूरी तरीके से दिमागी तौर से सही नहीं है, यानी हम अपने शब्दों में कहें कि कह देते हैं ना कि भाई ये इंसान थोड़ा दिमागी तौर से क्या है, पागल है, ये इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, या फिर ये एक सही इंसान की तरह बर्ताव नहीं करता। तो इस तरह के लोगों को हम क्या कह सकते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये भी हम इस तरह के लोगों को भी बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आता है आपका पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी वो इंसान जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर रखा है कि आप इस तरह के इंसान के साथ में बिजनेस नहीं कर सकते, लाइक टेररिस्ट, या किसी इंसान पर मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो आप इस तरह के लोगों को पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको छोड़कर आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एग्रीमेंट। देखिए, एग्रीमेंट को समझने के लिए एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है रिटन, एक होता है ओरल। मैं आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ एग्जाम्पल शेयर करूँगा, उससे बताऊँगा कि रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका नाम जो भी है ए और बी है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट जो करते हैं बिजनेस के अंदर वो 1-1 लाख रुपए करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनका होगा वो 6% होगा। अगर बिजनेस से इन्होंने आने वाले टाइम में कोई अमाउंट निकालते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाएगा वो 5% किया जाएगा। इसके अलावा ना जाने कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस के अंदर कि भाई पार्टनर्स का नाम क्या है, या पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, या पार्टनर्स के रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, बिजनेस क्या काम करता है, कहाँ इसका ऑफिस है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपके सामने बोली, ये अगर हम रिटन में करा लें, लिखित में करा लें, तो यही हमारा क्या कहलाता है, रिटन एग्रीमेंट कहलाता है। और यही बात अगर ये एक दूसरे से सिर्फ शेयर करते हैं, बोलते हैं,
तो यही हमारा क्या कहलाता है, ओरल एग्रीमेंट कहलाता है। यही डिफरेंस होता है रिटन एग्रीमेंट में और ओरल एग्रीमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लॉफुल बिजनेस। देखिए, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप तो एक अलग बात हो गई, मगर बिजनेस का लॉफुल होना जरूरी है। बिजनेस आप किस तरह का कर रहे हो उस चीज पर भी मेन फोकस होना चाहिए। जैसे आपका बिजनेस एक ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट की नज़रों में क्या हो, लॉफुल हो। जैसे आप कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे, किसी माल की सेल परचेज कर रहे, या कोई प्रोफेशनल काम कर रहे, या इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, तो वे ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आपके लॉफुल बिजनेस कहलाती हैं। और अगर आप कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो अनलॉफुल है, लाइक चोरी करना या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना, वो क्या है, वो अनलॉफुल है। तो इस तरह की बिजनेस ना हो, इस तरह का बिजनेस ना हो। अगर आप इस तरह का बिजनेस करते हो तो पहली बात तो यह है कि वो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा। वो बात बाद की है कि पार्टनरशिप के अंदर वो एडमिट होगा या नहीं होगा, वो बिजनेस ही नहीं है। तो बिजनेस के अंदर आपको लॉफुल ही करना पड़ेगा, जो हमारी गवर्नमेंट ने सही तरीके से बात बता रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करना या मैन्युफैक्चरिंग करना या आपका प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करना, यही हमारे लिए क्या है, लॉफुल बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज। देखिए, बिजनेस के अंदर आपने कोई बंदा अगर पार्टनरशिप करता है, दो बंदे हैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, आराम से बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन करते हैं, मगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है कि वे अपना बंटवारा, अगर आने वाले टाइम में, जब आने वाले टाइम में आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप किस रेशोज के अंदर करोगे, किस रेशो के अंदर करोगे, हाफ करोगे या 2:1 में करोगे या 2:3 में करोगे या 2:4 में करोगे, वगैरह वगैरह जो भी है, तो आपको उसको क्लियरली क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाती है, कि आप अपने प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो के अंदर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर फॉर ऑल। यानी बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था अपने पार्टनरशिप के मीनिंग के अंदर भी, कि आप बिजनेस के अंदर जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं उसके अंदर या तो एक एक्टिव हो या सारे के सारे क्या हो उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तभी आपका बिजनेस क्या होगा, तभी आपकी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर उसके अंदर एक भी एक्टिव नहीं है, एक भी काम नहीं करता, तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप आपकी तभी कहलाएगी या तो एक बिजनेस को रन करे या सारे के सारे मिल के क्या करें, उसको रन करें। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद मैंने आपके सामने पार्टनरशिप की डेफिनेशन रखी, फिर उसके बाद उसके कुछ एलिमेंट्स या फीचर्स वगैरह बताए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखिए, पार्टनर्स जब आपस में किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल होते हैं तो उनके बीच में न जाने कितने डिस्प्यूट्स होते हैं, न जाने कितने, बिजनेस को लेकर के दुनिया भर से ज़्यादा उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये डीड दो तरीके से हो सकती है, पहला रिटन, दूसरा ओरल। देखिए, पार्टनरशिप डीड को करने के लिए अगर ये रिटन में है तो बहुत बेहतर है, और अगर ओरल है तो उसकी कोई खास वैल्यू इतनी नहीं होती, उसमें फिर वही वाली बात आ जाती है कि डिस्प्यूट होने के चांस ज़्यादा होते हैं।
तो बिजनेसमैन को अगर बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, तो उसको पार्टनरशिप डीड रिटर्न में करनी पड़ेगी। और उस डीड के अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई होंगी, जैसे पार्टनर्स के नाम क्या हैं, पार्टनर्स का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस कब से कब तक चलेगा, या कैपिटल पार्टनर्स कितनी लगाएंगे, इसके अलावा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रहेगा, या इसके अलावा अगर कोई पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आता है एज ए लोन, तो उस लोन पर कितना ब्याज या कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो भी उसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या होंगी, मेंशन होंगी। इसके अलावा ना जाने कितने डिस्प्यूट्स के कारण बनते हैं, वे सभी कारण इस डीड के अंदर रिटर्न में क्या होंगे, लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी डेफिनेशन के अंदर बता रखा है, पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप जब अस्तित्व में आती है तो बाय एन ओरल, या तो वो ओरली आएगी, बोल करके आएगी, या फिर रिटर्न आएगी, यानी लिख करके आएगी। ठीक है। एग्रीमेंट, इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड को रिटर्न करा लें तो वो सबसे अच्छी बात है डिस्प्यूट से बचने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स, यानी लड़ाई से बचने के लिए। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नाउन एज पार्टनरशिप डीड। यही रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट जिसमें हमने सारी की सारी बातें लिखी कि पार्टनर्स का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो ही हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ठीक है। मैंने छोटे से कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, या डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के बारे में सारी की सारी चीजें, उनका नाम या उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका फोन नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ, सारी की सारी चीजें उसके अंदर क्या होंगी, मेंशन होगी। तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही हमारा क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। ठीक है। देखिए, पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इज इट असेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड करना जरूरी है? तो इसका जवाब है नो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। मगर अगर आपने ओरली एग्रीमेंट कर रखा है तो उस स्थिति में कोई पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ठीक है। इसके अंदर यही बात बताई गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि नो, इट इज नॉट असेंशियल बट डेजिरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड करना जरूरी नहीं है, मगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 विल अप्लाई। यानी उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, उस पर जो एक्ट लगेगा वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत क्या होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्प्यूट हुआ है वो सारी की सारी चीजें सोल्व कर दी जाएंगी। ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड को देखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने ये भी पढ़ लिया कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड करना जरूरी है या नहीं है। ठीक है। और
अगर जरूरी नहीं है और पार्टनर्स ने ओरली एग्रीमेंट कर लिया और उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी 1932 के तहत किस तरीके से उस डिस्प्यूट को खत्म किया जाएगा। वो किस तरीके से खत्म किया जाएगा, जैसे इसके अंदर बता रखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है यानी हमने पार्टनरशिप डीड नहीं कर रखी, या फिर और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, चुप है, कुछ नहीं बता रखा, तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होगा, अप्लाई होगा। किस तरीके से होगा, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर शेयर्ड इक्वली, कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैं बिजनेस के अंदर ज्यादा काम करता हूं, मैं तो प्रॉफिट ज्यादा लूंगा, या कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं तुम्हारे से ज्यादा लूंगा। तो यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई काम अब कम करे या करे कोई ज्यादा, अब हमें उससे मतलब नहीं है। प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा या लॉस का बंटवारा होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। कैसे होगा, इक्वली होगा, जैसे कि 1:1 में, ठीक है। जितने भी पार्टनर हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि 2 पार्टनर हैं, तो 1:1 में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, यानी आपने बिजनेस को रन करने के लिए जो पूंजी लगाई है, जो कैपिटल आपने लगाई है, उस कैपिटल पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। उस कैपिटल पर आपके कोई भी किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये किसके अंदर बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होगा, यानी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज, जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, जो पार्टनर्स ने अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकाला था बिजनेस से निकाला था, तो उस पैसे पर बिजनेस हमसे क्या लेता है, ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं कर रखी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। 3 पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट आता है आपका रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, यानी फालतू का जो हम पार्टनर्स को दे देते हैं प्रॉफिट के अलावा कुछ और भाग। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एक तरीके से मुआवजा देना, ठीक है। तो वो भी पेड नहीं होगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी, ना तो कोई सैलरी मिलेगी, ना ही कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही कोई कमीशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं कर रखी है, ठीक है, तो सीधा सीधा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये बात बताई गई है कि आपको रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं किया जाएगा। जैसे रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड टू द एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जैसे हमारे ए और बी हैं, एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ए और बी पार्टनर हैं और वो आपस में सहमत नहीं है, ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम आने वाले पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है, बता ही नहीं रखा है, और पार्टनरशिप डीड भी क्या है हमारे पास, साइलेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके आने वाले टाइम में, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, अप्लाई होंगी, ठीक है।
क्वेश्चन के अंदर वो पहले ही बता देगा हमें कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं है। अगर साइलेंट है तो सारा का सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसी तरीके से होगा, और अगर साइलेंट नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में फुल फ्लेज है, बता रखा है, तो फिर तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अब तक हमने सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जो जो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी कई सारे प्रोविजंस बता रखे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने। जैसे कि सबसे पहला है आपका इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड, अगर सभी पार्टनर सहमत हैं तो ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी हम माइनर को एडमिट कर सकते हैं अगर उसके एडमिट होने से पार्टनरशिप को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने एक टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि हम माइनर को फर्म में या पार्टनरशिप के अंदर एडमिट नहीं कर सकते, मगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम एडमिट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर सहमत हैं और उसके एडमिट होने से पार्टनरशिप को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, यानी फायदा मिलेगा, तो तभी हम माइनर को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ये बात किस सेक्शन के अंदर कही गई है, सेक्शन 30 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी आपका ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, एक पर्सन, एक इंसान या एक बंदा एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर यदि आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो फर्म को रन कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप को चला रहे हैं, वो सारे के सारे आपस में सहमत हैं किसी और पार्टनर को बुलाने के लिए, तो वो बंदा एडमिट हो सकता है, ठीक है। जैसे ए और बी पार्टनर हैं और उन्होंने आपस में सहमति जता ली कि भाई हम एक तीसरा पार्टनर यानी सी को हम क्या करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, तो वो एडमिट हो जाएगा अगर ए और बी आपस में क्या है, एग्रीड है। तो ये किस सेक्शन के अंदर कही गई है, सेक्शन 31 के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, यानी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप कराना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराना चाहते तब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये बात किस सेक्शन के अंदर कही गई है, सेक्शन 69 के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी आपका अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स ऑन द पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी और उनकी डेथ हो जाती है, तो इस स्थिति में हमारी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, भंग हो जाएगी। ये किस सेक्शन के अंदर कहा गया है, सेक्शन 35 के अंदर। देखिए सेक्शन को बताना समझाना मेरा फर्ज है, अगर आप सेक्शन याद नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बस आपको ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या बात बताई गई है। आप सेक्शन याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मैंने आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लगभग सभी थ्योरी को कवर किया इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल जितने भी हैं सबको थोड़े थोड़े क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं
अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे रखा है हमारी वेबसाइट का, आप हमारी एक बार वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।